चलो तो आज स्टार्ट करेंगे। कल हमारे एग्जाम्पल 3 हो गए थे, आज फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय ए नाइलॉन थ्रेड। अनदर चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर बी held by an insulating hand is brought close to A such that distance between their center is 10 centimeter as shown in figure. The resulting repulsion of A is noticed, for example, by shining a beam of light and measuring the deflection of shadow on the screen. Sphere A and B are touched by uncharged sphere C and D respectively as shown in figure. C and D are then removed and B is brought closer to A to a distance of 5 centimeter between their center as shown in figure. What is the expected repulsion of A on the basis of Coulomb's law? Sphere A and C and sphere B and D have identical size. Ignore the size of A and B comparison to separation between the center. अब क्वेश्चन क्या है? इसकी फिगर यहाँ दिखाई नहीं गई, मैं बताता हूँ। एनसीईआरटी में इसकी फिगर दे रखी है। एनसीईआरटी में फिगर दे रखी है इसकी। अब क्या फिगर है? कह रहा है एक हमारे पास स्फीयर है जिस स्फीयर पर कितना चार्ज है? 4 प्लस के चार्ज है। हर एक प्लस के चार्ज को अगर मैं Q कंसीडर कर लूं तो 4 प्लस मिलके कितना होगा? 4Q। एक और स्फीयर है, इस स्फीयर पर 2 प्लस का चार्ज है। अब इस स्फीयर पर भी अगर हर एक चार्ज की वैल्यू प्लस को मैं Q कंसीडर कर रहा हूं तो 2 प्लस है तो कितना हो गया? 2Q हो गया। अब इस 4Q और 2Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है। अब इसको हमने मान लिया कि ये कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है? R है। और पूछ रहा है बताओ इसका फोर्स क्या है? जो भी फोर्स रहा होगा, चलो हम देख लेते हैं क्या फोर्स होगा, वो निकाल लेते हैं। दैट फोर्स इज सपोज F। फॉर्मूला क्या है फोर्स का? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो K Q1 4Q है, Q2 2Q है, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 8Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ये डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया R। अब ये हमारी फोर्स आई है इस कंडीशन में। फिर उसने ये कह रहा है कि ये चार्ज ये स्फीयर जो है वो A है और ये स्फीयर हमारा B है। इसके बाद की सिचुएशन ये है कि यहाँ पे C और D स्फीयर लाए गए जो कि अनचार्ज थे, और A B C D जो स्फीयर हैं इनका मटेरियल भी सेम था, साइज भी सेम था, सब कुछ बिल्कुल आइडेंटिकल स्फीयर है चारों के चारों। और वे दो आइडेंटिकल स्फीयर C और D इनसे टच कराए गए। अब टच कराओगे, दोनों के साइज सेम है तो वे चार्ज क्या हो जाएंगे? उसका चार्ज मान लो C को इससे टच कराया, इससे C को टच कराया हमने A से, तो A से C को टच कराओगे तो इसके पास तो 4 प्लस हैं, इसके पास एक भी प्लस नहीं है, तो क्या होगा? चार्जेस इसमें से इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसके पास कितने चार्ज बचेंगे? A के पास 2 प्लस यानी कि 2Q बचेगा। इसके पास भी कितना आ जाएगा? 2 प्लस आ जाएगा। फिर जो B स्फीयर था, उस B स्फीयर के पास तो 2 प्लस थे, इसको D स्फीयर से टच कराया गया। अब D स्फीयर से कराएंगे तो 1 प्लस इसके पास बचेगा, प्लस इसके पास बचेगा और 1 प्लस इसके पास बचेगा। 1 प्लस इसमें से इसमें आ जाएगा। ये हमारा चल रहा था कि भाई 2 प्लस यहाँ पे 4 थे तो इसमें 2 बच गए, यहाँ पे 2 थे तो इसमें 1 बच गया, यहाँ पे 2Q चार्ज है और यहाँ पे Q चार्ज है। इसके बाद फिर उसने क्या किया? उसने कहा कि C और D स्फीयर को हमने अलग हटा लिया, इनको अलग हटा लिया, और A और B जो स्फीयर थे, A और B जो स्फीयर थे, अब इनके बीच की डिस्टेंस हमने क्या कर दी? हाफ कर दी। इनके बीच की डिस्टेंस क्या कर दी? हाफ। यानी कि पहले वो R थी तो अब कितनी है? R/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर होगी। इस पर चार्ज कितना बचा?
2q, इस पर चार्ज कितना बचा q। कह रहा है अब बताओ कितना फोर्स होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले फोर्स ये आ रहा था, हमने पहले फोर्स तो देख लिया ना, इसका पहले फोर्स कितना आ रहा था, हमने वही फॉर्मूला लगाया k q1 q2 बाई r स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आ रहा था। फिर हमने दो c और d स्फीयर लेगा, इनसे टच किया, उठा के फेंक दिया, और a b की जो डिस्टेंस थी उनको हाफ कर दिया। कह रहा अब बताओ नया फोर्स क्या होगा। फिर यूज करके देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है एफ डैश। सपोज कि नया फोर्स कितना होगा एफ डैश होगा, फॉर्मूला यूज करो k q1 की वैल्यू कितनी है 2q, इनटू में q कितना हो गया 2q स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर, r कितना है r बाई 2, इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा r स्क्वायर बाई 4, 4 ऊपर आ जाएगा। कितना आंसर आया 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, तो ये हो गया 8k स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ये फोर्स होगा। अब मुझे बताओ क्या फोर्सेस में कोई चेंज आया, नहीं आया। हम क्या लिखेंगे यहाँ देयरफॉर F दैट इज इक्वल्स टू F डैश, नो चेंज इन द फोर्स, फोर्सेस में कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी कि जो रिपल्सन्स पहले थे दोनों के बीच में उतना ही रिपल्सन अब भी होगा। क्लियर है, बस ये क्वेश्चन है। कह रहा अब जो रिपल्सन होगा उसके बारे में बताओ कि रिपल्सन ज्यादा होगा या कम होगा। क्लियर है, नेक्स्ट। हाँ, जब हमने डिस्टेंस घटा दिया तो अब फोर्स तो ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन जैसे हमने डिस्टेंस घटाया हम देख रहे हैं कि चार्जेस भी तो कम हो गए ना हमारे। इसी स्फीयर पर पहले कितने चार्ज थे 4q चार्ज थे, अब कितने हैं 2q हैं। इसी स्फीयर पर पहले कितने थे 2q थे, अब कितने हैं q है। चार्जेस भी तो हाफ हाफ कर दिए हमने, तो चार्जेस के फोर्स क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस के क्या है इनवर्सली। तो डिस्टेंस को हमने कम कर दिया, उसके हिसाब से तो फोर्स बढ़ रहा है, बढ़ना चाहिए। चार्जेस को हमने कम कर दिया, उसके हिसाब से कम होना चाहिए। तो डिस्टेंस घटा रही है, चार्ज बढ़ा रही है, तो दोनों ने मिलकर क्या किया, जितना फोर्स था उतना ही बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर 3 चार्जेस q1 q2 q3 ईच इक्वल टू q। 3 चार्ज हैं, तीनों की वैल्यू q ही समझ लो, और ये रखे हैं एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड l। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास है, l साइड है उसकी, और उसके हर एक वर्टेक्स पर q चार्ज रखा है ना। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज q, q चार्ज पर कितना फोर्स होगा प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, अगर ये उस ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे रखा हो तो देखो यहाँ पे फिगर फॉर्म करते हैं। ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका हर एक साइड कितना है L है, हर एक साइड इसका L है। इसके वर्टेक्स पर चार्ज रखे हैं, यहाँ पे भी Q चार्ज रखा है, यहाँ भी Q है और यहाँ भी Q है। अब इसके सेंट्रोइड पर एक चार्ज है कैपिटल Q। पूछ रहा है ये सेंट्रोइड को मान लो कि ये O पॉइंट है, इसे मान लो A B और C। इस O पॉइंट पर कितना चार्ज है Q चार्ज है इसके सेंट्रोइड पर। पूछ रहा है इस Q चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा। तो इस Q चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा वो हम तभी फाइंड आउट कर सकेंगे जब हमें ये पता हो कि इसके आसपास कितने चार्ज हैं। इसके आसपास जितने सारे चार्ज होंगे उतने इस पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये। तो इसके आसपास कितने चार्ज हैं 3 चार्ज हैं, तो ये फोर्स भी कितने एक्सपीरियंस करेगा 3 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा रिपेल करेगा। फोर्स कैसे लगेगी नीचे की तरफ। इसको हमने मान लिया कितनी फोर्स है F1। ये चार्ज इस चार्ज को किधर रिपेल करेगा इस साइड। ये फोर्स हमने कितनी मान ली कितनी है F2। ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इस साइड। ये फोर्स हमारी कितनी होगी F3। 3 फोर्स है। अब तीनों फोर्सेस के जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं। अब सेंट्रोइड से वर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस है ये हमेशा होती है सेम। ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगी तीनों तरफ से सेम होगी, है ना। तो डिस्टेंस कितनी होगी ये, तो सपोज कि ये हमारी x डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी x, ये भी कितनी होगी x। ये तीनों डिस्टेंस सेम है। तो इस फोर्स की वैल्यू बताओ कितनी होगी, जो ये जो चार्ज फोर्स लगा रहा होगा इस पर, इस फोर्स की वैल्यू। तो k q1 की वैल्यू क्या है स्मॉल q, q2 की वैल्यू क्या है कैपिटल Q। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा k q
कैपिटल क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी है एक्स, एक्स का स्क्वायर। ये फोर्स कितनी होगी, ये भी इतनी होगी। ये जो चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पे भी चार्जेस के पेयर क्या हैं, सेम। तो ये होगा के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ये फोर्स जो ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, ये भी के क्यू क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तीनों फोर्सेस सेम है, लेकिन तीनों के डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो F1 का मैग्नीट्यूड है ये बराबर है F2 के मैग्नीट्यूड के, ये बराबर होगा F3 के मैग्नीट्यूड के, और हम तीनों को बराबर किसके कर सकते हैं, F के, जिसका वैल्यू होगा हमारा के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इसके बराबर है। ऐसा हमने मान लिया। ये तीनों एफ है, हमने मान लिया कि तीनों ही क्या है, एफ। इसके मैग्नीट्यूड ऐसे लिख देते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये किसके बराबर है, एफ के बराबर है। ये तीनों के मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, एफ के बराबर। अब ये तीन फोर्सेस हमें सोल्व करने हैं। तीनों फोर्सेस क्या हैं, वेक्टर, और वेक्टर को ऐड करने का तरीका क्या होता है, वेक्टर सम करो, आर का फॉर्मूला। अब तीन वेक्टर को क्या एक साथ ऐड कर सकते हैं, नहीं, दो वेक्टर ऐड करोगे एक मिलेगा, फिर उसको तीसरे से ऐड करोगे आंसर आ जाएगा। तो हमने ये और ये वेक्टर हमने ऐड कर लिया 2 और 3, या 1 और 2 ऐड कर लो, 1 और 2 ऐड किया, ये तीनों एंगल क्या हैं, इक्वल है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और वर्टेक्स से जो इतने भी एंगल बनेंगे तीनों तरफ वो क्या होंगे, सेम। तो कितने कितने एंगल है, 120 डिग्री 120 डिग्री के हैं, 120 डिग्री 120 डिग्री और 120 डिग्री। F1 और F2 का जो रिजल्टेंट होगा, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल हैं, तो वो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में ही आ रहा होगा, इसको हम कह देंगे FR, रिजल्टेंट फोर्स। अब ये रिजल्टेंट फोर्स हम फाइंड आउट करते हैं पहले, तो हम यहां लिखेंगे फोर रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F1 एंड F2। F1 और F2 फोर्सेस की जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके लिए वैल्यू क्या होगी, तो FR दैट इज इक्वल टू अंडर रूट F1 और F2 दोनों की वैल्यू क्या है, F ही है, तो ये हो गया F स्क्वायर प्लस 2F इंटू कोस 120, तो 2F इंटू एफ कितना हो गया, फिर अगेन F स्क्वायर और कोस 120 डिग्री। FR की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू अंडर रूट, ये F स्क्वायर कितना हो गया, 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, और कोस 120 की वैल्यू -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया, अंडर रूट 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर। अब 2F स्क्वायर में से एक F स्क्वायर गया, कितना बचा, एक F स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कितना आ गया, यह आ गया हमारा F, ठीक है। और F की वैल्यू क्या है, के क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक, समझ आई बात। अब इस x की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो सेंट्रोइड से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस होती है, ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी भी लेंथ की कितनी होती है, दैट इज x इक्वल टू L/√3, ये होती है। जो सेंटर से वर्टेक्स से सेंट्रोइड तक का जो डिस्टेंस होता है, इस पूरी लेंथ का वो कितना होता है, 1/3 टाइम्स होता है, ठीक है। तो x की जगह अगर मैं ये रखूं, तो जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा, अच्छा ये, हाँ, जो रिजल्टेंट फोर्स हमारा होगा ये कितना होगा, ये होगा के क्यू डिवाइड बाई L/√3 का स्क्वायर, दैट इज L²/√3, 3 हो जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा। ये हमारी रिजल्टेंट फोर्स आ गई। किस किस की रिजल्टेंट फोर्स है ये, F1 और F2 की। अच्छा, और ये F के ही बराबर है, किसके बराबर है, ये F के बराबर है।
अब हमारा एक जो इनका रिजल्टेंट फोर्स है और जो ये बचा हुआ फोर्स है F3, ये तीनों क्या हैं, इक्वल है, और दोनों क्या इक्वल हैं और अपोजिट हैं, तो टोटल फोर्स कितना आएगा, 0। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहां लिखेंगे एज FR यानी कि रिजल्टेंट फोर्स एंड F3 आर इक्वल एंड अपोजिट, therefore they will cancel out each other, एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल हैं और अपोजिट हैं। सो नेट फोर्स हमारी क्या होगी, नेट फोर्स इस चार्ज पर कितनी होगी, 0 होगी। ये हमारा आंसर, समझ आया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है बस। कंसीडर द चार्जेस Q, Q और -Q placed at the vertices of an equilateral triangle as shown in figure. What is the force on each charge? हर एक चार्ज पर कितना फोर्स होगा। अगेन हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, यहाँ पे हमारा चार्ज रखा है -Q, यहाँ है +Q और यहाँ भी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसी भी एक चार्ज पर टोटल फोर्स क्या होगा, और हम लास्ट में ये भी बताएंगे कि पूरे सिस्टम पर टोटल फोर्स कितना होगा। तो कोई भी आप एक चार्ज चूज करो, यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने कह दिया A, इसे कह दिया B और ये हो गया C। आप कोई भी एक चार्ज चूज करते हो, ये चार्ज चूज करो तो इसके आसपास कितने चार्ज हैं, 2 चार्ज हैं। उसे चूज करोगे तो भी इसके आसपास कितने चार्ज हैं, 2 चार्ज। तो किसी भी चार्ज पर फोर्स लगेंगे कितने, 2 ही फोर्स लगेंगे। तो अब देखते हैं हर एक चार्ज पर फोर्स देखते हैं। इस चार्ज पर फोर्स देखते हैं पहले। तो ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, ये जो चार्ज है माइनस को, ये प्लस माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो ये जो फोर्स है हमारी, ये होगी हमारी F1, ठीक है। नेक्स्ट ये चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये जो फोर्स है कितनी हुई, F2, क्लियर। चलो ये चार्ज, अब इस चार्ज पर फोर्स देखो, तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये फोर्स कितनी हुई, F3। ये माइनस का चार्ज प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट। ये फोर्स कितनी है, F4। ये चार्ज, अब इस चार्ज पर देखते हैं, ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल। ये फोर्स क्या है, F5। और ये चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट, अपनी तरफ खींचेगा। ये फोर्स कितनी है, F6। ओवरऑल कितनी फोर्सेस हैं, 6 फोर्सेस हैं। और ये इक्विलेटर ट्रायंगल है जिसकी हर एक साइड कितनी है, L है। अब सारे फोर्सेस की जो वैल्यूज होंगी वे सेम होंगी, क्योंकि डिस्टेंस आप देखोगे किसी भी फोर्स, किसी भी चार्ज पर कोई भी फोर्स, चार्ज की फोर्स का देखोगे आप, डिस्टेंस क्या है, सेम। पेयर ऑफ चार्ज भी क्या है, सेम। तो फोर्सेस के वैल्यू सबके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। कितने होंगे, अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मतलब सिंपल है, माइंड से बिल्कुल एकदम चीजें क्लियर है। किसी भी चार्ज पर 2 चार्ज चारों तरफ हैं तो 2 ही फोर्स रहेंगे, और हर एक चार्ज के जो पेयर हैं उन पर सेम फोर्सेस लग रहे होंगे, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और चार्जेस के पेयर्स भी सेम है। और चार्ज के पेयर और डिस्टेंस इन्हीं 2 चीजों पर डिपेंड करेगा। तो अब जो फोर्सेस हमारे हैं इनके जो मैग्नीट्यूड है कि F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड, F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड, F3 फोर्स का मैग्नीट्यूड, इसी तरह सारे ही जो फोर्सेस हैं इन सब के मैग्नीट्यूड क्या हैं, सेम है। अगर सबके मैग्नीट्यूड सेम है तो सबको हम क्या मान सकते हैं, F। और इस F की वैल्यू क्या होगी, किसी भी एक पेयर के फोर्स की वैल्यू आप देखो, सपोज इस F1 की देखो क्या होगी वैल्यू, K, Q1 कितना है, Q, Q2 कितना है, Q इंटू Q कितना आ गया, Q², डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी है, L, तो अपॉन में L²। सिंपल है। तो ये हमारा फोर्स है जो हर एक पेयर पे सेम है, सारे फोर्सेस सेम है और उसका वैल्यू ये है। चार्ज माइनस है लेकिन पेयर तो सेम है ना, चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है, और जो फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में चाहे कोई प्लस है कि माइनस है, सबको क्या कंसीडर करना है फॉर्मूले में,
प्लस, केवल ध्यान किस पे देना है, डायरेक्शन पे, डायरेक्शन में फोकस करेंगे। तो पेयर सबके सेम है, यहाँ भी क्यू क्यू पेयर होंगे, यहाँ भी क्यू क्यू पेयर होंगे और यहाँ भी क्यू इंटू क्यू पेयर होंगे। डिस्टेंस यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है। इंडिविजुअल फोर्सेज निकालोगे तब भी आंसर सबका आंसर यही होगा। सबको एक साथ इक्वल कंसीडर करके एक का ही निकाल लो तो भी यही होगा। तो हमने ये देखा कि सारे फोर्सेस सेम है, हर चार्ज पर 2 फोर्स लग रहे हैं और जो वैल्यू फोर्स की आई वो क्या है, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। यहां तक हमने समझ लिया। अब इस चार्ज पर 2 फोर्स हैं, अब ये 6 फोर्स हैं, इन 6 फोर्स का टोटल तो करना पड़ेगा। अब इन दोनों का टोटल करोगे तो आंसर किधर आएगा, नीचे की तरफ। और इसे हम कह देंगे ये F1 और F2 का रिजल्टेंट है, दैट इज F12। इन दो का टोटल 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा, इधर की तरफ। और ये कितना होगा, F, ये 3 और 4 का टोटल है तो ये आ जाएगा F34। ये 5 और 6 का टोटल इधर आ जाएगा और इसे लिखेंगे F56, ये इधर आ गया। यानी कि 6 फोर्सेस ओवरऑल लग रहे थे, 6 फोर्सेस के 2-2 के पेयर में हमने टोटल किया तो फोर्सेस कितने निकल गए आए, 3। तो पहले 3 लेकर आओ, 3 में से 2 को ऐड करो, फिर जो बचेगा उसे लास्ट वाले से ऐड करो, यही तरीका है। तो अब इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है और एंगल हमें पता है, इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, इनके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री, इनके बीच का एंगल भी कितना है, 120 डिग्री। तो वो सिंपली हो जाएगा। तो सबसे पहले किसके लिए निकाल लेंगे, 4 F12। अब F12 के लिए वैल्यू निकालते हैं तो F12 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट, अब दोनों ही फोर्स क्या है, ये F1 और F2 दोनों ही F के बराबर हैं, तो आंसर क्या होगा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कोस 60 डिग्री। दोनों फोर्सेस के बीच में F1 F2 के बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री है। तो F12 वेक्टर मोड दैट इज इक्वल टू 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कोस 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये, अंडर रूट 3F स्क्वायर। अब F स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, √3। तो F12 जो हमारा है ये आंसर आया अंडर रूट 3F। या चलो ठीक, हम ये हमने निकाल लिया, इन दोनों का टोटल करके निकाल लिया कि जो F12 होगा ये कितना होगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3F, इतना होगा। अब वैल्यू किसकी निकाल लो, F34 की, F12 आएगा, सही कह रहा है, यहाँ कितना आ जाएगा, F12। तो अब नेक्स्ट वैल्यू किसकी निकाल लेंगे, 4F34। अब F34 की वैल्यू निकाल लो इसकी, F34 की, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है बताओ। ये अंडर रूट से कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये √3F आ जाएगा ना, आ जाएगा अंडर रूट 3 और बाहर क्या होगा बस F, ये आ जाएगा, है ना। तो ये यहाँ का रखा है ना हमने, ये स्टेप जो है, ये देखो ये √3 है, 3 का तो रूट होगा नहीं, √3 हो गया, और जो F का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आ जाएगा, F3 तो रूट में ही रहेगा ना। अगर ये होता 4F स्क्वायर तो 4 का रूट कितना होता, 2, और F स्क्वायर का F तो ये 2F होता, लेकिन 3 का नहीं किया हमने तो √3F हो गया। अब F34 के लिए करेंगे तो F34 के लिए, F34 के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो अब इसकी वैल्यू भी F है, इसकी वैल्यू भी F है, तो कितना होगा, तो F34 इज इक्वल टू अंडर रूट F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कोस 120 डिग्री, और ये हमारा होगा अंडर रूट 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू में -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया F34
दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2f² और माइनस f², कितना बचा? अंडर रूट f²। और f² से अगर हम इस रूट को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? f आ जाएगा। तो ये आंसर हमारा कितना आ गया? f3 4 का भी f आ गया। इसका आंसर कितना आया? f। तो इसी हिसाब से जैसे f3 4 का f आया तो f5 6 का भी कितना आना चाहिए? क्योंकि एंगल फिर अगेन 120 है, ये भी f है और ये भी f है, तो हम यहां लिख सकते हैं सिमिलरली f5 6 दैट इज आल्सो इक्वल्स टू f। ये भी किसके बराबर होगा? f के बराबर होगा। अब हमारे पास जो एम है वो ये है कि हमारे पास 3 वेक्टर है, एक है f12, एक f34 और एक f56, जिनकी वैल्यूज हमारे पास हैं। तो अब इन तीनों का टोटल करना है। एक वेक्टर इधर है, एक इधर है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है? तो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, इस तरफ और इस तरफ। अगर हम इन्हें ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो ये f34, ये f56 और इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। अगर मैं इन दोनों का टोटल करता हूं जो कि रिजल्टेंट फोर्स मेरा होगा Fr होगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी वो निकाल लो। तो Fr की जो वैल्यू होगी वो इसके साथ टोटल करके नेट फोर्स आ जाएगा पूरे सिस्टम का। क्लियर है? तो चलो अब देखते हैं। तो नाउ Fr दैट इज इक्वल्स टू कितना होगा? अंडर रूट, इसका वैल्यू कितना है 3 4 का? f² प्लस 2f² कोस 120 डिग्री। अब हमें पता है कोस 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? -1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये माइनस में आ गया। तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा Fr का? कितना आ जाएगा? अंडर रूट 3f। जैसे हमने ये किया था ना पहले, f² प्लस 2f² कोस 60 डिग्री। तो आंसर कितना आ गया था? √3f। तो यहाँ पे एंगल कितना होगा? सॉरी 120 नहीं होगा, कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो अगर एंगल हमारा इन दोनों के बीच में 60 डिग्री है तो आंसर कितना होगा? √3f। अब Fr और F12 बस यही दो फोर्सेस बचे, और ये दोनों फोर्सेस क्या हैं? दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। अब दोनों आपस में क्या होंगे? कैंसिल आउट। और ओवरऑल सिस्टम का जो फोर्स नेट फोर्स है कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, तो यहां लिखेंगे एज F12 वेक्टर एंड Fr वेक्टर आर इक्वल एंड अपोजिट, therefore they will cancel out each other and net force is equal to 0। कैंसिल आउट होंगे और नेट फोर्स कितना होगा? 0। कोई प्रॉब्लम है इसमें? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है बेटे, ठीक है। तो जितने आपके फोर्स के रिलेटेड एनसीईआरटी में एग्जांपल्स थे वे हमने सारे कर लिए, और ये आपको रिवीजन करनी है अच्छी तरीके से। अब नेक्स्ट आगे जो फोर्सेस के टॉपिक पर जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में हैं एनसीईआरटी की, अब वे क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस दिस एंड दिस प्लेस 30 सेंटीमीटर इन एयर। तो सिंपल ही है, डायरेक्ट क्या लगाना है हमें? फॉर्मूला। हमारे पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? R इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, यानी कि 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और बस फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? K Q1 Q2 बाई R²। तो फोर्स K की वैल्यू कितनी है? K का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वैल्यू कितनी आती है? 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, तो अब यहाँ पे K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9।
9 मल्टीप्लाई बाई Q1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 की पावर -7, Q2 की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइड बाई आर स्क्वायर 30 इंटू 10 की पावर -2 और इसका स्क्वायर। तो जो हमारी फोर्स होगी ये कितनी होगी, सोल्व आउट करेंगे 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। क्लियर? तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा। हाँ बताओ। ये दो चार्जेस हमारे पास हैं Q1 Q2, एक चार्ज ये है एक चार्ज ये है, दोनों चार्ज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हैं। पूछ रहा है बताओ दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगेगा। तो कूलम्ब्स के हिसाब से फोर्स की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का दो चार्जेस के बीच में, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K का वैल्यू ये है, K का जो वैल्यू है कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 का वैल्यू वो दिया गया है और Q2 का वैल्यू ये दिया गया है। तो Q1 की जगह Q1 रखा, Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर और सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, कुछ नहीं करना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज दिस due to another sphere of charge this in air is इतने न्यूटन। अब देखो क्या कह रहा है, हमारे पास दो चार्ज हैं, हमारे पास दो चार्ज हैं, फिर वही है कि Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है। Q1 चार्ज की वैल्यू कितनी है 0.4, ये क्या है मिली कोलाम। मिली को क्या कहते हैं 10 की पावर -3 और ये हमारा है 0.8 मिली कोलाम। तो ये हो गया 0.8 इंटू 10 की पावर -3 कोलाम। अब क्या हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है, नहीं दिया है ना। तो बीच का जो दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हमने मान लिया कितना है r। हाँ लेकिन फोर्स दी है, कह रहा है जो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है ये फोर्स कितनी है 0.2 न्यूटन। अब ए पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, ये दोनों चार्जेस के जो स्फीयर हैं इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा आर बताओ। तो फिर वही है, क्या करोगे फोर्स का फॉर्मूला यूज करोगे। तो फोर्स का फॉर्मूला कितना है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K हमें पता है, Q1 दिया है, Q2 दिया है, फोर्स दिया है, R निकालना है। R इधर आ जाएगा फोर्स इधर, तो आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई F। तो R इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट, तो अंडर रूट K Q1 Q2 बाई F। अब इनकी वैल्यूज पुट करो, तो एक वैल्यू क्या है K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू 0.4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 0.8 इंटू 10 की पावर -3 और डिवाइड बाई फोर्स कितना है 0.2 न्यूटन। तो अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो R की वैल्यू क्या होगी 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर और सेंटीमीटर में करेंगे जैसे कि इसका आंसर है कितना होगा 12 सेंटीमीटर। ये इसके ए पार्ट का आंसर हो गया, जिसमें क्या पूछ रहा था ये डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस और स्फीयर। फॉर्मूला यूज करना है आर निकालना है, बाकी सब दिया हुआ है आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। अब ये जो फोर्स है ये फोर्स किस स्फीयर पर है फर्स्ट स्फीयर पर है सेकंड स्फीयर के द्वारा। तो सेकंड स्फीयर पर फर्स्ट के द्वारा भी कितनी होगी इतनी होगी। फोर्सेस दोनों चार्जेस या दोनों स्फीयर आपस में हमेशा फोर्स कैसी रहेगी इक्वल बट अपोजिट। ठीक है, तो हम क्या क्या कहेंगे द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट। जो फोर्सेस होंगे वे कैसे होंगे दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन
check the ratio ke square by gmemp is dimensionless. Look up a table of physical constant and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, एग्जाम्पल क्वेश्चन में है। तो इसकी वैल्यू बहुत सिंपल है, आप बस वैल्यू रखो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें एक बात जो नहीं कही है, कह रहा है चेक द रेशो, ये रेशो चेक करो और बताओ कि क्या ये डायमेंशनलेस है, क्या ये डायमेंशनलेस है। अब मुझे बताओ के ई स्क्वायर GMEMP, इससे क्या समझ में आ रहा है कि हमारे पास एक जो पार्टिकल है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, दूसरा पार्टिकल क्या है, प्रोटॉन। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिया हमने और एक पार्टिकल लिया प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है Me, प्रोटॉन का मास कितना है MP। चार्ज इसका -e, इसका चार्ज +e, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस r। अब ये फोर्स कैसे आया होगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज की होगी। क्या फॉर्मूला यूज किया होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा इसका, के ई इंटू ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और फिर डिवाइड में ये है तो इसका रेशो लिया होगा, है ना। चलो पहले तो हम इसमें से क्या करते हैं ना, केवल ये पोर्शन निकाल लेते हैं के ई स्क्वायर। तो यहां से मुझे बताओ के ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटू आर स्क्वायर। पूछ रहे क्या ये डायमेंशनलेस है, दैट मीन्स आपको क्या यूज करने पड़ेंगे, इनके यूनिट्स रखो, इनके डायमेंशंस बनाओ। तो अब मुझे बताओ फोर्स का यूनिट क्या होता है, देख के ई स्क्वायर जो है इसका यूनिट वही होगा जो इसका यूनिट होगा। अब इसका यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, तो इसका यूनिट हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यूज था, तो यहां से हमने के ई स्क्वायर का यूनिट निकाल लिया। नेक्स्ट GMEMP का भी निकाल लो। तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज किया है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, GMEMP अपॉन आर स्क्वायर। फिर ये निकाल लो, तो यहां से GMEMP की वैल्यू आप निकालोगे तो ये इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिट भी क्या होता है, न्यूटन, आर स्क्वायर का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट भी यही आया है। तो अब इनके रेशो का यूनिट क्या होगा, तो इनका रेशो देखो कि के ई स्क्वायर डिवाइड बाई GMEMP दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, कैंसिल हो गए, क्या आ जाएगा M0 L0 T0, that means it is यूनिटलेस। क्या होगा, यूनिटलेस होगा और डायमेंशनलेस भी होगा, कोई डायमेंशन नहीं है। न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। सेम फिजिकल क्वांटिटी को आप सेम फिजिकल क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो क्या वो यूनिटलेस नहीं होगा, यूनिटलेस भी होगा और डायमेंशनलेस भी होगा। तो ये यहाँ से आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला यूज करके इसकी वैल्यू निकाल लो, फिर ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला यूज करके इसका निकाल लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। फिर इसने कहा कि आप इसकी वैल्यू बताओ, है ना, वैल्यू बताओ, टेबल देखो और वैल्यू बताओ। चलो ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो के ई स्क्वायर डिवाइड बाई GMEMP। तो के का वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इसका स्क्वायर, डिवाइड बाई जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और एम की वैल्यू 9.1 इंटू 10 की पावर -31, प्रोटॉन की वैल्यू 2.7 इंटू 10 की पावर -27। अब ये सारी वैल्यूज जब करके हम कैलकुलेट करेंगे और इसका रेशो निकाल लेंगे, तो के ई स्क्वायर डिवाइड बाई GMEMP का जो रेशो होगा ये होगा 2.4 इंटू 10 की पावर 39। और ये रेशो क्या बताता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सामने ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी, क्योंकि ये काफी ज्यादा वैल्यू है। दैट मीन्स इतने टाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है ग्रेविटेशन फोर्स से, ये बहुत बड़ी वैल्यू है।
और ये बता रही है कि ग्रेविटेशन फोर्स इसके सामने क्या है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे द वैल्यू इज वेरी हाई which shows the gravitational force is negligible in comparison of इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। ये वैल्यू इस चीज को दिखा रही है कि वैल्यू काफी ज्यादा है, इतने टाइम्स, दैट मीन्स आप समझ 10⁻39 टाइम्स, बहुत बड़ी वैल्यू। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जो है वे कल करेंगे स्टार्टिंग में।